चैप्टर्स 253, 254, 255, 256। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 253। सिर्फ मुर्दे ही पाक साफ होते हैं। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे, जिससे माहौल एकदम भारी हो गया था और जोरदार बारिश के आसार दिख रहे थे। कैरावान पहाड़ी रास्ते पर एक मातम जैसे सन्नाटे में आगे बढ़ रहा था। कारवां के सारे बड़े काली खाल वाले मोटे कीड़े मर चुके थे। 2 पंखों वाले सांप बचे थे, लेकिन वो भी लंगड़े हो चुके थे। इसके बजाय सामान धोने वाले मेढक ज्यादातर बच गए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो साइज में छोटे थे और काफी तेजी से चलते थे, जिससे वो जंगली जानवरों के हमलों से आसानी से छिप जाते थे। जहां तक शुतुरमुर्गों की बात है, वो भी साइज में सामान वाले मेंढकों जैसे हाय थे, लेकिन उनकी आदत थी कि खतरा महसूस होते ही अपना सिर जमीन में घुसा लेते थे, इसीलिए उनमें मरने वालों की गिनती सबसे ज्यादा थी। शैंग शिनसियाई भीड़ में ही थी। उसकी निगाहें कुछ उलझी हुई थी जब उसने अपने पास के दर्जन भर सामान वाले मेंढकों को देखा। ये सामान वाले मेंढक जो सामान उठाए हुए थे, वो सब जैंग क्लैन का था। फैंग युआन और बाई निंगबिंग ने डिस्कशन में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन कारवां के लीडर्स ने फिर भी भारी मात्रा में सामान उसके पास भेजे दिया था। ये सब ताकत का ही कमाल है, शैंग शिनसियाई ने आह भरी। पहले जब जैंग जू यहां था तो यह कैरावान लीडर्स कोई खास तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन अब वो इतने तमीज से पेश आ रहे थे कि लग रहा था जैसे वो उसकी चापलूसी कर रहे हों। और तो और, जब येगू मास्टर्स और सेवक अब उस देखते थे तो उनकी निगाहों में इज्जत और डर साफ दिखता था। ये सारे बदलाव उनकी वजह से हैं। शैंग शिनसियाई ने कुछ दूर खड़े फैंग युआन और बाई निंगबिंग की तरफ एक उलझी हुई नजर से देखा। एक तरफ यूज फैंग और बाई से सुरक्षा का एहसास मिल रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसका नरम दिल उनके इस तरह आसानी से लोगों को मारने के अंदाज से डरता भी था। हाँ, लगता है हमने उस लड़की को सच में डरा दिया है। बाई निंगबिंग फैंग युआन के साथ साथ चल रही थी और शांग शिनसियाई की निगाहों को महसूस करके धीरे से हंस पड़ी। आओ क्लैन के बाप बेटे को मारे हुए 7 से 8 दिन हो चुके थे। इसका असर पूरे कारवां पर पड़ा था, शांग शिनसियाई और सियोडाई पर भी। सियोडाई तो फैंग और बाई के सामने जोर से सांस लेने की हिम्मत भी नहीं करती थी, जबकि शांग शिनसियाई भी अब फैंग युआन से नजरें मिलाने से डरती थी। ऐसा रिएक्शन फैंग युआन की उम्मीद के मुताबिक ही था। ये मास्टर सेविका जोड़ी बचपन से जैंग क्लैन में पाली बड़ी थी, सही रास्ते पर चलने की सोच उनके खून में थी। उनके लिए फैंग और बाई के डेमोनिक नेचर को देखकर फर्क महसूस करना लाजमी था। उन्हें इन डू डेमोनिक पाथ वालों को अपनाने के लिए अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। फैंग युआन चिंतित नहीं था। जब उन पर बाहरी दबाव पड़ेगा तो उनके पास उन्हें अपनाने और समझौता करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। आखिरकार इंसान जीना चाहता है। कुछ और जानवरों के हमलों के बाद उनके दिलों की ये दूरी धीरे धीरे गायब हो जाएगी। ए फ्लैट असली प्रॉब्लम वो है। फैंग युआन ने चेन शिन को देखा। ये नौजवान गू मास्टर वही लड़का था जो जैंग जू के साथ भागा था। फैंग युआन ने सोचा था कि वो सफेद पंखों वाले हाथी के नीचे कुचल कर कीमा बन गया होगा, लेकिन वो तो जिंदा था। जिन गू मास्टर्स के पास अजीब गू वॉर्म्स होते हैं, भले ही उनका कल्टिवेशन हाई ना हो, उन्हें कम नहीं समझा जा सकता। फैंग युआन के पास अर्थ हियरिंग एयर ग्रास नहीं बचा था और उसके पास जासूसी का कोई और तरीका भी नहीं था, जिस वजह से वो चेन शिन को देख नहीं पाया। यूज ये भी नहीं पता था कि उस लड़के को कितना कुछ पता चल चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, उसके पास हर चीज का तोड़ था। वो स्वभाव से ही सतर्क था और हमेशा पहले फेलियर के बारे में सोचता था। इस समय उसने पहले से ही इंतजाम कर रखे दिए अगर किसी को सच पता चल जाए। इसीलिए जैंग जू को मारने के बाद उसने जानबूझकर अपनी जबरदस्त ताकत दिखाई थी। अगर किसी को सच में पता चल गया होता तो वो फैंग और बाई की खतरनाक ताकत से डर जाते और अपने आप को छिपाए रखते। आओ क्लैन के बाप बेटे तो खुद ही मौत के मुंह में आ गए थे। अगर औफेई उससे पंगा लेने न आता तो फैंग युआन खुद पंगा लेने जाता या फिर जानवरों के हमलों के दौरान अपनी जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन करता। नेचुरली फैंग युआन के पास पलटवार करने के कई तरीके थे, भले ही वो एक्सपोज हो जाता। कैरावान लीडर जिया लोंग भी एक ऐसा ही मोहरा था। वो जियाफू का आदमी था और फैंग युआन को गुयू गांव में जियाफू से एक टोकन मिला था। जब तक वो कमांड टोकन दिखाता, वो कुछ कामों के लिए जिया लोंग का भरोसा हासिल कर सकता था। लेकिन हर प्लान, चाहे वो कितना भी परफेक्ट क्यों ना लगे, जब उस अंजाम दिया जाता है तो गड़बड़ हो ही सकती है। जिसे कहते हैं, इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और है। भले हाई फैंग युआन के पास ढेर सारा अनुभव था, वो होशियार था और दूर की सोचता था, उसके फेल होने की भी संभावना थी।
पर इसी वजह से तो जिंदगी इतनी शानदार और अनिश्चितताओं से भरी होती है। फैंग युआन की पहली सोच सबसे बुरे नतीजे की थी। अगर उसकी किस्मत एकदम खराब होती और किसी ने यूज जांगजू को मारते हुए देख लिया होता या उसने कोई पक्का सबूत छोड़ दिया होता और इससे शांग शिनसियाई को सच पता चल जाता, तो वो उससे गहरी नफरत करती। एक ऐसे इंसान से जिसने जिस थाली में खाया उसी में छेड़ किया। तो क्या करता? सिंपल, शांग शिनसियाई को मार देता। वो अभी सिर्फ एक साधारण इंसान थी और उस मारना बहुत आसान था। शैंग क्लैन के लीडर को भी नहीं पता था कि वो उसकी अपनी बेटी है। अगर वो उस चुपके से मार देता तो शैंग क्लैन से कोई अंजाम नहीं भुगतना पड़ता। फ्लैट नतीजा देखते हुए जांगजू मार चुका था, लेकिन फैंग युआन की किस्मत सबसे अच्छी नहीं थी क्योंकि उसने एक निशान छोड़ दिया था। पर सबसे बुरी भी नहीं थी, कम से कम शांग शिनसियाई अभी भी अंधेरे में थी। फैंग युआन को इस बात का यकीन था क्योंकि शांग शिनसियाई अभी भी कच्ची उम्र की थी और उसके इमोशंस उसकी इनमें साफ दिख जाते थे। आगे क्रोकोडाइल एलिफेंट का एक झुंड है। एक क्रोकोडाइल एलिफेंट का झुंड हमारी तरफ आ रहा है। सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। एक इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर आगे से दौड़ता हुआ कारवां की तरफ आया, अपने साथ बुरी खबर लेकर। कारवां में थोड़ी खलबली मची और फिर जल्दी ही शांति हो गई। सिर्फ क्रोकोडाइल एलिफेंट्स हाई तो हैं, घबराने की जरूरत नहीं। यहां हमारे पास खुद को बचाने के लिए आवश्यक लोग नहीं हैं। सही है, सब लोग फैल जाओ, घने जंगलों में घुस जाओ। गू मास्टर्स ने सबसे समझदारी भरा आदेश दिया। लोग पहले से ही बहुत टेंशन में थे और जल्दी से हर दिशा में फैल गए। अगर फेईहू पहाड़ से पहले ऐसी सिचुएशन आई होती तो शायद वो अपने सामान के लिए चिंतित होते और हिचकिचाते रहते, लेकिन अब उन्होंने बिना एक बार भी देखे सामान को छोड़ दिया और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। फैंग युआन और बाई निंगबिंग शांग शिनसियाई और सियो डाई को बचाते हुए सीधे घने जंगल में घुस गए। यूज क्रोकोडाइल एलिफेंट झुंड के आने पर हैरानी नहीं हुई क्योंकि ये उसी का प्लान था। रुम्बो, क्रोकोडाइल एलिफेंट का झुंड रौंदता हुआ आगे बढ़ा। जल्दी खून खराबे वाली चीखें और पेड़ों के गिरने की आवाजें आने लगी। फैंग युआन ने ध्यान से शांग शिनसियाई और बाकियों को घने जंगल से निकाला, लेकिन क्रोकोडाइल एलिफेंट्स बहुत ज्यादा थे, वो फिर भी एक से टकरा गए। क्रोकोडाइल एलिफेंट्स साइज में छोटे लगभग याक के बराबर, जिससे वो ज्यादा फर्टीले थे। उनका पूरा शरीर मगरमच्छ जैसी स्केल से ढका हुआ था, जिनकी सुरक्षा सफेद पंखों वाले हाथियों से कहीं ज्यादा थी। उनकी पूंछ, जो मगरमच्छ जैसी थी, जमीन पर घसीट रही थी। सियो डाई इस पहाड़ जैसे क्रोकोडाइल एलिफेंट को अपनी तरफ आते देख चीख पड़ी। शैंग शिनसियाई का चेहरा भी सफेद पद गया था। फिक्र मत करो, फैंग युआन ने बेपरवाही से कहा और क्रोकोडाइल एलिफेंट की तरफ बढ़ गया। एक इंसान और एक हाथी बीच रास्ते में टकराए। उनकी टक्कर से एक जोरदार आवाज हुई। फैंग युआन 2 कदम पीछे हटा और उसके शरीर पर सफेद रोशनी का कवच 3 बार चमका। लेकिन वो क्रोकोडाइल एलिफेंट, उसकी खोपड़ी सीधे चकनाचूर हो गई और खून फूट पड़ा जब वो जमीन पर गिरा। दर्जन भर कदम पीछे धकेला गया और एक बड़े पेड़ के तने से टकरा कर रुक गया। गजब, सियो डाई की ऊँट हैरानी से फटी की फटी रह गई। ये एक साधारण क्रोकोडाइल एलिफेंट था, कोई 100 बीस्ट किंग नहीं, जबकि फैंग युआन के पास स्नो सिल्वर प्राइमेवल एसेंस के साथ साथ 2 सूरन और एक मगरमच्छ की ताकत थी। यूज संभालना नेचुरली बहुत आसान था। लेकिन शांग शिनसियाई और सियो डाई ने ऐसा खतरनाक मंजर कभी नहीं देखा था। जांगजू के पास ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं थी और वो एक हीलिंग गू मास्टर भी था, इसलिए वो लड़ाई के दौरान बचने और मदद करने पर ही ज्यादा ध्यान देता था। फैंग युआन ने, हालांकि, हमले का आमने सामने से सामना किया, बिना किसी बंदिश के लड़ते हुए। इसने नेचुरली मास्टर और सेविका जोड़ी पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा। लगभग 2 घंटे बाद क्रोकोडाइल एलिफेंट का झुंड धीरे धीरे चला गया और कारवां के लोग घने जंगल से बाहर निकलने लगे। नुकसान गिनने के बाद पता चला कि उन्होंने सिर्फ एक गू मास्टर और दर्जन भर सेवकों को खोया था। ये कोई बड़ा नुकसान नहीं था। कैरावैन ने सारा सामान दोबारा आयोजित करने के बाद अपना सफर फिर शुरू किया। कई दिनों बाद वो शियांग या पहाड़ी इलाके से बाहर और मूबी पहाड़ की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर दी। अगले आधे महीने के अंदर कारवां पर काले चट्टान वाले भालुओं, लोहे के मुकुट वाले हिरणों और दूसरे जानवरों के झुंडों ने हमला किया। और क्योंकि फैंग और बाई अलग ना होने वाले बॉडीगार्ड्स की तरह काम कर रहे थे, शांग शिनसियाई और सियो डाई को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस तरह हमेशा साथ रहने से मास्टर और सेविका का रवैया बदलने लगा। शांग शिनसियाई फैंग युआन के काफी करीब आने लगी, खुशी से उससे बातें करती और अब उसकी निगाहों से बचती नहीं थी। सियो डाई तो पूरी तरह से फैंग युआन और बाई निंगबिंग की फैन बन चुकी थी।
ताकतवर की पूजा करना सभी जीवित प्राणियों का चरित्र होता है, क्योंकि ताकत का मतलब है जीने की ज्यादा संभावना। इसके अलावा फैंग युआन और बाइनिंग बिंग डिमोनिक पाथ के होने के बावजूद उसूलों वाले लोग थे। दोनों लड़कियों की नज़र में उन दोनों ने कुछ मांगा नहीं और ना ही उनका फायदा उठाया, सिर्फ एक एहसान चुका रहे थे। ये बर्ताव वीरता से भरा था, और सही रास्ते पर चलने वालों में भी कितने लोगों में ऐसा चरित्र होता है। फैंग युआन चाहे कितना भी बदसूरत दिखता हो, मास्टर और सेविका के दिल में वो कई पाखंडी और चालक सही रास्ते वाले लोगों से कहीं ज्यादा पसंदीदा था। कई दिनों बाद कैरावान म्यूबी पहाड़ी इलाके में दाखिल हुआ। ज़ॉम्बीज दिखने लगे। म्यूबी पहाड़ का नाम हमेशा से ये नहीं था। 100 साल से भी पहले इस पहाड़ पर एक बड़ा क्लैन रहता था। एक डेमोनिक गू मास्टर ने सब कुछ बदल दिया। वो कभी इस क्लैन का एक सेवक हुआ करता था। उसकी शादी के दिन उसकी खूबसूरत पत्नी को क्लैन के एक गू मास्टर ने छीन लिया था और बेइज्जती करके मार डाला था। उसने इस नफरत को अपने दिल में गहराई तक दफना लिया और किस्मत से यूस ज़ॉम्बी किंग एक डेमोनिक सरदार की विरासत मिल गई। लगभग 100 साल तक मुश्किलों का सामना करने के बाद रैंक 5 कल्टिवेशन के साथ उसने एक ज़ॉम्बी सेना की कमांड संभाली और क्लैन पर हमला कर दिया, सबको मार डाला। उसने उनके लाशों को भी नहीं छोड़ा, उन्हें ज़ॉम्बीज में बदल दिया। ये सब करने के बाद उसने क्लैन के खंडहरों में एक विशाल कब्र का पत्थर खड़ा किया। इस पत्थर पर उसने अपनी पत्नी का नाम खोद कर लिखा। इस घटना ने पूरे सदर्न बॉर्डर को हिलाकर रख दिया था। तब से इस पहाड़ को मूबी पहाड़ कहा जाने लगा है। पहाड़ पर ज़ॉम्बीज आज़ादी से घूमते, जंगली जानवरों या राहगीरों को मारते, खून को अपने भोजन के रूप में पीते, और अनपढ़ लगा पटोमे ने लाशों को इन्फेक्ट कर देता, जिससे नए ज़ॉम्बीज पैदा होते। इस तरह म्यूबी पहाड़ पर अनंत संख्या में ज़ॉम्बीज थे। व्यापार मार्ग की सुरक्षा के लिए क्लान्स हर साल ज़ॉम्बी शिकार करने वाले दाल भेजते दी इन ज़ॉम्बीज को साफ करने के लिए। लेकिन वो कितना भी साफ कर लें, वो उनकी अनंत संख्या के कारण सभी ज़ॉम्बीज को नहीं मार पाते थे। आखिरकार ज़ॉम्बी शिकार करने वाले दलों का आकार सीमित था। सदर्न बॉर्डर में इतने सारे पहाड़ों और रास्ते में खतरों के साथ उन्हें इस लंबी अभियान के लिए काफी खर्चा करना पड़ता था। ये एक ऐसी स्थिति थी जहां उन्हें बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता था, लेकिन मिलता कम था, और तब भी मूबी पहाड़ को उल्टना असंभव था। जब तक एक ज़ॉम्बी बच जाता, थोड़े ही समय बाद एक ज़ॉम्बी सेना फिर से खड़ी हो जाती। कई बार बड़े अभियानों के बाद भी असफल होने के बाद लोगों का जोश खत्म होने लगा। कैरावान ने म्यूबी पहाड़ के दामन में रात के लिए कैंप लगाने का फैसला किया। आसमान में तारे चमक रहे थे। फैंग युआन ने अंधेरे मूबी पहाड़ को देखा, उसकी उंग में एक सोचती हुई चमक आ गई। वक्त आ गया है, अब इन लोगों की कोई कीमत नहीं। इन सारी परेशानियों को खत्म करने का टाइम आ गया है। चेन शिन को मरना ही होगा, लेकिन सिर्फ उस अकेले निपटाने से मामला और भी उलझ सकता है। उस कितना पता है उसने किस किसे बताया है, और क्या कोई और भी था जिसने कत्ल देखा था? फैंग युआन को इनमें से कुछ नहीं पता था, लेकिन फैंग युआन का पता लगाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उसके प्लान में चेन शिन मारेगा और बाकी सब भी मरेंगे। सिर्फ मुर्दे ही पाक साफ होते हैं। चैप्टर 254 ज़ॉम्बी सेना का हमला। डिंग हाओ पहाड़ के नीचे से कारवां को देख रहा था, झाड़ियों के पीछे छिपा हुआ, और उत्सुकता से अपने होठ चाट रहा था। गुफा में मिली जानकारी के मुताबिक बस मुझे 1000 लोग मारने हैं और एक ज़ॉम्बी आर्मी बनानी है, फिर मैं यहां से निकलकर चाउजे पहाड़ पर मास्टर का असली चेला बन जाऊंगा। डिंग हाओ मूल रूप से एक गांव वाला था, लेकिन एक गुजरते हुए कारवां ने उस मजदूर के तौर पर भर्ती कर लिया था। लेकिन जब वो म्यूबी पहाड़ से गुजर रहे थे, तो कारवां पर भारी संख्या में ज़ॉम्बीज ने हमला कर दिया। यूज दर्जनों दूसरे सेवकों के साथ टॉप के चारे के तौर पर छोड़ दिया गया था। जबकि बाकी सभी सेवक एक एक करके मर गए, वो घबराहट में पहाड़ की गहराइयों में भाग गया। जब वो बिल्कुल कोने में फंस गया, तब उसे एक गुफा मिली। कोई भी ज़ॉम्बी उस गुफा के पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वो इस गुफा में घुसा और यूज एक डेमोनिक विरासत मिली। जैसा कि पता चला, यह उस डेमोनिक गू मास्टर की छिपी हुई विरासत थी जिसने पूरे क्लैन को मार डाला था और खंडहरों में कब्र का पत्थर खड़ा किया था। ये विरासत बहुत गहराई में छिपी हुई थी और सिर्फ साधारण इंसानों को ही इसे हासिल करने की इजाजत थी। डिंग हाओ ने इस गुफा में अपना एपर्चर जे ग्रट किया और कल्टिवेट करना शुरू कर दिया। एक एक करके हर टेस्ट पास करता गया। उसके पास मूल रूप से सिर्फ सी ग्रेड एप्टीट्यूड था, लेकिन गुफा में एक दुर्लभ गू के इस्तेमाल से उसका एप्टीट्यूड बी ग्रेड में अपग्रेड हो गया। उसने पूरा ध्यान कल्टिवेशन पर लगाया और 8 साल से ज्यादा बिताने के बाद वो रैंक 3 रेल्म तक पहुंच गया, जो आखिरी सीक्रेट चैम्बर में प्रवेश करने की शर्त थी।
आखिरी सीक्रेट चैम्बर में एक पत्थर की सिल थी जिस पर उस डिमोनिक गू मास्टर द्वारा छोड़ी गई एक लिखावट थी, मैं अपने आप को सेकंड ज़ॉम्बी किंग घोषित करता हूं। अगर कोई किस्मत वाला यहां सच में पहुंचता है, और अगर तुम्हारी इच्छा है, तो तुम चाओजे पहाड़ पर जाकर मेरे आधिकारिक शिष्य बन सकते हो और पूरे सदर्न बॉर्डर में मेरे साथ घूम सकते हो। आखिरी टेस्ट के रूप में सेकंड ज़ॉम्बी किंग ने अपने वारिस से 1000 लोगों को मारने और एक बड़ी ज़ॉम्बी सेना तैयार करने की मांग की थी। टेस्ट के लिए विस्तार से मानक तय किए गए थे, जैसे कि ज़ॉम्बी सेना में कितने सफ़ेद बालों वाले ज़ॉम्बीज़, काले बालों वाले ज़ॉम्बीज़ और हरे बालों वाले ज़ॉम्बीज़ होने चाहिए। लेकिन अगर एक नीले बालों वाला ज़ॉम्बी होता, तो सिर्फ एक ही शर्त पूरी करने के लिए काफ़ी था। डिंग हाओ एक ईमानदार आदमी था और ईमानदार लोगों में आमतौर पर एक खासियत होती है, वो दृढ़ होते हैं। उसने अकेले मूबी पहाड़ पर 8 साल से ज्यादा कल्टीवेशन किया। उस खामोशी और अकेलेपन को सहना पड़ा। कल्टीवेशन के दौरान उसके साथी सिर्फ ज़ॉम्बीज हाइड जब वो धीरे धीरे रैंक 3 तक पहुंचा। वो एक सेवक रह चुका था जो गू मास्टर्स की दुनिया को सिर्फ एक दर्शक की तरह देख सकता था, इसलिए वो बहुत सी चीजें नहीं समझता था। उसकी उलझन के समय पत्थर की सिल पर यह लिखावट निश्चित रूप से उसे एक पूरी नई दिशा और एक लक्ष्य दे गई थी। ये तथ्य कि सेकंड ज़ॉम्बी किंग भी एक सेवक रह चुका था और उनकी पृष्ठभूमि समा थी, डिंग हाओ के दिल में और भी गहराई से उतर गई। लिखावट पढ़ने के बाद डिंग हाओ ने लोगों को मारना और अपनी ज़ॉम्बी सेना इकट्ठा करना शुरू कर दिया। डिंग हाओ को जल्द ही एहसास हुआ कि ये दोनों मिशंस असल में एक दूसरे के पूरक थे। वो जिन लोगों को मारता था उनके लाशों से नए ज़ॉम्बीज बना सकता था और नए ज़ॉम्बीज उसकी ताकत बढ़ाकर और लोगों को मारने में मदद कर सकते थे। न्यूबी पहाड़ सदर्न बॉर्डर के 3 सबसे महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों में से एक पर स्थित था और हर महीने कैरावान्स वहां से गुजरते थे। डिंग हाओ ने इस मुकाम तक पहुंचने में 3 साल और लगाए जहां वो मिशन पूरा करने के करीब था। इस पहाड़ के दामन में स्थित कारवां उसकी सफलता का आखिरी कदम होगा। और ये एक परफेक्ट शिकार था। कैरावान्स हर साइज के होते थे, कुछ बड़े और कुछ छोटे। जब भी कोई बड़ा कारवां गुजरता था तो डिंग हाओ दूर छिपने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। वो आकार में बीच के कैरावान्स पर भी हमला करने की हिम्मत नहीं करता था। सिर्फ इन छोटे कैरावान्स के खिलाफ हाई डिंग हाओ अपनी चाल चल सकता था और चुपके से ज़ॉम्बीज को हमला करने का आदेश दे सकता था। जब उसकी किस्मत अच्छी होती तो ये कैरावान्स कुछ पशु या सेवक छोड़कर भाग जाते। जब उसकी किस्मत खराब होती और कुछ मुश्किल लोगों से पाला पड़ता तो ज़ॉम्बीज मार दिए जाते और उस भारी नुकसान होता। ऐसे समय में वो सिर्फ धीरे धीरे और ज़ॉम्बीज इकट्ठा कर सकता था। लेकिन ये कारवां छोटे कैरावान से भी छोटा था और लगता था कि उस पहले ही भारी नुकसान हो चुका है। ये मौत के दरवाजे पर खड़े एक बूढ़े आदमी जैसा था जो एक हल्के धक्के से गिर सकता था। डिंग हाओ को विश्वास था कि वो इस कैरावान से निपट सकता है। यूं तो यहां तक लगा कि ये ऊपर वाले का भेजा हुआ तोहफा है। रात का समय था, आसमान में काले बादल मंडरा रहे थे, चांद को छिपाए हुए। कैंप के आसपास रोशनी धुंधली थी। हमला। डिंग हाओ की आंख अचानक चमकी जब उसने सोचा। ज़ॉम्बी सेना जो पहले से ही तैयार थी, चुपके से हर दिशा से कैंप की तरफ बढ़ने लगी। ये कैसी आवाज है? कैंप के बाहर तैनात एक बहुत सतर्क इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर को लगा कि उसने कुछ सुना है। क्या है? उसके पास के कुछ गू मास्टर्स तनाव में आ गए। 5 गू मास्टर्स हिले बिना अपने सामने अंधेरे को घूर रहे थे। भले ही चांद काले बादलों से ढाका हुआ था, कैंप में एक बड़ी आग जल रही थी। हवा के झोंकों के साथ आग से चटकने की आवाजें आ रही थी। भड़कती हुई लपटों के बीच सफेद बालों से ढाका एक ज़ॉम्बी उछलता हुआ इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर की नजरों में आया। कुछ गू मास्टर्स ने एक दूसरे को देखा और फिर जोर से हंस पड़े। हा, एक सफेद बालों वाला ज़ॉम्बी। TCH, फालतू में टेंशन ले रहा था, मेरी तो जान ही निकाल दी थी। सीओ सैन, जा इस बदकिस्मत ज़ॉम्बी को निपटा दे। इस ग्रुप के लीडर गू मास्टर ने बेपरवाही से कहा। सफेद बालों वाले ज़ॉम्बीज बहुत कमजोर होते द आम जंगली जानवरों से भी कमजोर। जी, बॉस। एक नौजवान गू मास्टर हंसा और ज़ॉम्बी की तरफ चल पड़ा। उसके लाश के जहर से बच के रहना, अगर इन्फेक्ट हो गए तो मुसीबत हो जाएगी क्योंकि मेरे पास एंटीडोट टाइप गू नहीं है। ग्रुप के हीलिंग मास्टर ने याद दिलाया। समझ गया। मुझे 3 साल का बच्चा समझा है क्या? नौजवान गू मास्टर ने बेचैनी से हाथ हिलाया। अगर वो सच में लाश के जहर से इन्फेक्ट हो जाता तो वो दूसरे गू मास्टर से यूज ठीक करने के लिए कह सकता था, लेकिन इसमें कम से कम आधा प्राइमेवल स्टोन खर्च हो जाता। लेकिन सफेद बालों वाले ज़ॉम्बीज एक सेट पैटर्न में हमला करते थे और उनसे बचना आसान था। नौजवान गू मास्टर ने न्यूबी पहाड़ में घुसने के बाद से उनमें से कईयों को मार डाला था। इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस मुझे बचने पर ध्यान देना है। आगे
नौजवान गू मास्टर अपने आप से बड़बड़ा रहा था कि अचानक वो वहीं रुक गया। उसकी आवाज उसके गले में ही फंस गई। उसकी एनी की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके चेहरे पर अत्यंत भयभीत भाव थे। क्या हुआ? पीछे के 4 गू मास्टर्स को कुछ गड़बड़ लगी और उन्होंने तुरंत पूछा। नौजवान गू मास्टर होश में आया। उसका पूरा शरीर ऐसे कांपा जैसे बिजली का झटका लगा हो। फिर वो तुरंत मुड़ा और भागने लगा। जल्दी अलार्म बजाओ, यहां ज़ॉम्बीज़ हैं, वो चीखा। उसका चेहरा अत्यंत डर से भरा हुआ था। ये तो सिर्फ एक सफेद बालों वाला ज़ॉम्बी है, तू इतना क्यों डर रहा है? क्या? व्हाट द फू? चारों गू मास्टर्स चीख पड़े। कई सौ सफेद बालों वाले ज़ॉम्बीज़ कैंप की तरफ उछाल रहे थे। भीड़ के बीच में ज्यादा ताकतवर काले बालों वाले ज़ॉम्बीज़ भी मिले हुए थे। आग की रोशनी में अंधेरे में एक दूसरे पर चढ़ी हुई आकृतियां दिख रही थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि कितने ज़ॉम्बीज़ आगे बढ़ रहे हैं। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। शांत कैंप में अचानक घंटियों की आवाज गूंज उठी। एक ज़ॉम्बी झुंड कैंप की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने पूरे कैंप को घेर लिया है। जल्दी जल्दी सब लोग बचाव के लिए तैयार हो जाओ। जिया लोंग और कुछ वाइस लीडर्स एक लकड़ी की दीवार पर चढ़े और स्थिति का जायजा लिया। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। कसम से, इस कैरावान ने कौन से देवता को नाराज कर दिया है? इतनी मनहूस किस्मत। मेन न्यूबी पहाड़ पर दर्जनों बार गया हूं, लेकिन इतना बड़ा ज़ॉम्बी झुंड कभी नहीं देखा। शिकायत करने से कोई फायदा नहीं। जब हम इस स्थिति को बदल नहीं सकते, तो अगर जीना है तो अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी। हमें अपनी ताकत एकजुट करके इस ज़ॉम्बी झुंड को हराना होगा। कैंप में हर किसी को लगा कि उनका मराल बढ़ रहा है जब वो गुस्से में गुर्राए। इसके विपरीत ज़ॉम्बी सेना पूरी तरह शांत थी। बस उनके कूदने और जमीन पर गिरने की लगातार आवाज आ रही थी। दोनों तरफ की सेना की व्यवस्था एक अजीब और साफ कॉन्ट्रास्ट बना रही थी। लड़ाई पूरी तरह से शुरू हो गई। गू मास्टर्स लकड़ी की दीवारों की सुरक्षा पर निर्भर थे और हर तरह के दूर मार हमले कर रहे थे। कैंप के चारों तरफ हर रंग की रोशनी चमक रही थी। बर्फ के तीर, आग के गोले, बेलन, लुढ़कते पत्थर और ना जाने क्या क्या ज़ॉम्बीज़ के अगले दस्ते से टकरा रहे थे। बड़ी संख्या में सफेद बालों वाले ज़ॉम्बीज़ गिरे, टुकड़ों में कट गए, जलकर राख हो गए, बर्फ के टुकड़ों में जम गए या पत्थरों से कुचलकर कीमा बन गए। मारो, सबको मार डालो। हा हा हा। डिंग हाउ ये सब पहाड़ के ऊपर से देख रहा था। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। वो अब वो अनुभवहीन लड़का नहीं था जो कभी था। ये सफेद बालों वाले ज़ॉम्बीज़ तो बस टॉप का चारा द गू मास्टर्स की प्राइमेवल एसेंस बर्बाद करने के लिए। जैसा सोचा था, कुछ समय बाद गू मास्टर्स के हमले कम और कमजोर हो गए। मेरा दम फूल रहा है, मेरे पास ज्यादा प्राइमेवल एसेंस नहीं बची। मुझे भी अपनी प्राइमेवल एसेंस रिकवर करनी है। क्या कोई मेरी जगह ले सकता है? कमीने, ये सफेद बालों वाले ज़ॉम्बीज़ कम क्यों नहीं हो रहे? कारवां में गू मास्टर्स बहुत कम थे, जबकि सफेद बालों वाले ज़ॉम्बीज़ अनंत लग रहे थे। आखिरकार वो दबाव का सामना करते हुए लकड़ी की दीवार तक पहुंच गए। ज़ॉम्बी झुंड के हमले के नीचे यह टेम्पररी बनाई गई कच्ची लकड़ी की दीवारें तुरंत खतरनाक चरमराने की आवाजें निकालने लगी। कसम से, रोको उन्हें, रोको उन्हें। रिजर्व फोर्सेस को बुलाओ। दोनों तरफ लकड़ी की दीवार के आसपास एक डेडलॉक में फंस गए। एक तरफ आगे बढ़ रही थी जबकि दूसरी तरफ इस बड़ा को बचा रही थी। सफेद बालों वाले ज़ॉम्बीज़ को हुए भारी नुकसान से डिंग हाउ का दिल दुख रहा था। ए फ्लैट, तुम्हारी बारी है मेरे बच्चों। उसके दिमाग में एक ख्याल आते ही काले बालों वाले ज़ॉम्बीज़ का एक जाता पीछे से आगे बढ़ा और लड़ाई के मैदान में दाखिल हो गया। सफेद बालों वाले ज़ॉम्बीज़ धीरे थे और सूरज की रोशनी से उन्हें नुकसान हो सकता था, इसलिए वो दिन में घूम नहीं सकते थे। अगर वो सालों तक खून पीते तो वो काले बालों वाले ज़ॉम्बीज़ में इवॉल्व हो सकते थे। काले बालों वाले ज़ॉम्बीज़ काले बालों से ढके हुए उनकी ताकत और बचाव की क्षमता सफेद बालों वाले ज़ॉम्बीज़ से ज्यादा थी और उनके कूदने की रफ्तार बहुत तेज थी। भले ही उन्हें अभी भी सूरज की रोशनी से नुकसान होता था, वो उससे सफेद बालों वाले ज़ॉम्बीज़ की तरह डरते नहीं थे। काले बालों वाले ज़ॉम्बीज़ में 100 बीस्ट किंग की ताकत थी। डिंग हाउ ने इस झाते में 50 से ज्यादा काले बालों वाले ज़ॉम्बीज़ भेजे। सभी एक साथ आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने कैंप की बचाव दीवार में एक गैप ढूंढा और तुरंत उसके एक हिस्से को सूखी टहनियों की तरह तोड़ दिया। कैंप द्वारा इस गैप को भरने के लिए और लोगों को भेजने के बावजूद कई काले बालों वाले ज़ॉम्बीज़ अंदरूनी कैंप में घुसने में कामयाब हो गए। एक काले बालों वाले ज़ॉम्बी ने अपनी बाहें घुमाई और एक रैंक 1 गू मास्टर को हवा में उड़ा दिया। गू मास्टर जमीन पर गिरा और तुरंत खड़ा नहीं हो पाया। काले बालों वाले ज़ॉम्बी अस पर जापटा मृत हो गया। गू मास्टर ने निराशा में अपनी हैंड बैंड कर ली, लेकिन अचानक उसे एक जोरदार आवाज सुनाई दी।
उसने अपनी इर्द खोली। एक मजबूत साया उसके सामने खड़ा था, जबकि वो काले बालों वाले ज़ॉम्बी दूर जाकर गिरा था। ये तो जैंग क्लैन के लॉर्ड ही तू हैं। गू मास्टर का दिल कांप उठा। ग्रर। अस काले बालों वाले ज़ॉम्बी की छाती फैंग युआन के मुके से अंदर धंस गई थी, लेकिन वो मारा नहीं था, बल्कि उछाल कर खड़ा हो गया और फैंग युआन की तरफ लपका। फैंग युआन पर सफेद रोशनी के कवच की एक परत चढ़ी हुई थी। उसने हल्की सी तेवरी चढ़ाई और उसके पास आने का इंतजार किया, फिर उसने उसकी दोनों बाहें पकड़ी और जोर से खींचा। काले बालों वाले ज़ॉम्बी तुरंत दो हिस्सों में फट गया। लाश के जहर से सना गंदा खून छिटका, लेकिन सफेद रोशनी के कवच ने उस पूरी तरह से रोक दिया। फैंग युआन ने लाश के दोनों हिस्सों को बेपरवाही से फेंक दिया। ऐसी चोटों से तो मिरियड बीस्ट किंग लेवल का नीले बालों वाला ज़ॉम्बी भी मर जाता। शुक्रिया लॉर्ड ही तू, मेरी जान बचाने के लिए। बचाया गया। गू मास्टर फैंग युआन के अंदाज से पूरी तरह प्रभावित था और खुशी और इज्जत से भरी आवाज में बोला। फैंग युआन ने यूज अनदेखा किया और अपनी नजर अफरा तफरी भरे युद्ध के मैदान पर डाली। चैप्टर 255 डिंग हाउ, बाहर निकल। ए फ्लैट तक लकड़ी की दीवारें ज्यादातर टूट चुकी थी और ज़ॉम्बीज के झुंड कैंप में घुसकर गू मास्टर से लड़ रहे थे। ये देखकर फैंग युआन को यकीन हो गया कि इस ज़ॉम्बी सेना को डिंग हाउ चला रहा है। अगर ये एक आम ज़ॉम्बी झुंड होता तो वो सब मधुमक्खियों की तरह टूट पड़ते या फिर सफेद बालों वाले ज़ॉम्बीज के मरने के बाद काले बालों वाले ज़ॉम्बीज हमला करते। यहां जैसी युद्धनीति कहां से आती, साफ था कि कोई उन्हें पीछे से कंट्रोल कर रहा था। और इसमें कोई शक नहीं था कि इन ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करने वाला डिंग हाउ था। फैंग युआन को याद आया कि सेकंड ज़ॉम्बी किंग ने म्यूबी पहाड़ पर क्लैन को खत्म करने के बाद एक विरासत छोड़ दी थी। इस विरासत का वारिस डिंग हाउ था। वो बाद में सेकंड ज़ॉम्बी किंग का सबसे बड़ा शिष्य बना, और भले ही वो डेमोनिक पाथ पर था, वो बहुत वफादार था। बाद में ईटियन पहाड़ पर राइचस और डेमोनिक के बीच हुई लड़ाई में उसने अपनी मर्जी से सेकंड ज़ॉम्बी किंग की जगह ली और लड़ाई में मारा गया। मैं तो तुझे ढूंढने का सोच ही रहा था और तू खुद ही मेरे पास चला आया, इससे मेरा काफी वक्त बच गया। फैंग युआन का प्लान इस डिंग हाउ को इस्तेमाल करके कारवां का सफाया करना और सबको मार डालना था। भले ही उसके पास जानवरों के झुंडों को आकर्षित करने के तरीके उनके आकार को कंट्रोल करना आसान नहीं था। कारवां की ताकत पहले ही बहुत कम हो चुकी थी और अगर बड़ी संख्या में जानवरों के झुंड आकर्षित होते तो उल्टा उसकी अपनी जान खतरे में पड़ जाती। ऊपर से शांग शिनसियाई को बचाना और भी मुश्किल हो जाता। ऐसे हालात में डिंग हाउ एक परफेक्ट मोहरा था। लेकिन ये लड़का छिपा कहाँ है? चारों तरफ आग जल रही थी। फैंग युआन ने अपनी ऊँट सिकोड़ी और अपने आसपास का जायजा लिया। युद्ध के मैदान को देखने और ज़ॉम्बी सेना को कमांड करने के लिए उस किसी ऊंची जगह पर होना चाहिए। हाँ, हो सकता है उसके पास कोई और गूवॉर्म्स हो जो यूज कैंप का बर्ड्स आई व्यू दे रहे हों। जो भी हो, जहां वो छिपा है वो जगह भागने के लिए सुविधाजनक होनी चाहिए। फैंग युआन के पास अर्थ हियरिंग एयर ग्रास नहीं था और उसके पास जासूसी का कोई और तरीका भी नहीं था, इसलिए उस अनुमान पर ही निर्भर रहना पड़ा। लड़ाइयां और भी विकट होती जा रही थी, जबकि सैकड़ों ज़ॉम्बीज जमीन पर बिखरे पड़े गू मास्टर्स को भी भयंकर नुकसान हुआ था। ज़ॉम्बीज के अनंत सैलाब के नीचे गू मास्टर्स धीरे धीरे पीछे हट रहे थे और जल्दी कैंप के केंद्रीय इलाके तक पहुंच गए। वहां सामान इकट्ठा करके एक बुनकर बनाया गया था और कुछ रैंक 1 गू मास्टर्स यूज मजबूत करने के लिए कई तरीके इस्तेमाल कर रहे थे। ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा हैं, यहां की सुरक्षा देर सेवर टूट उठाई जाएगी। हमें घेरा तोड़ना होगा। घेरा तोड़ना है? कैसे तोड़ेंगे? यहां दर्जनन काले बालों वाले ज़ॉम्बीज हैं। इससे बेहतर है कि हम अपनी सुरक्षा मजबूत करें और सुबह का इंतजार करें। सूरज की रोशनी में ज़ॉम्बीज की ताकत बहुत कम हो जाएगी। हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और वो खुद ही पीछे हट जाएंगे। बहस शुरू हो गई और लोग दो गुटों में बंट गए। एक घेरा तोड़ना चाहता था जबकि दूसरा अपनी जगह पर डट कर लड़ना चाहता था। दोनों गट आपस में बहस करते रहे जबकि ज़ॉम्बी भीड़ उनके और करीब आ रही थी। इस टेम्पररी कारवां की सबसे बड़ी कमजोरी अब सामने आ गई थी। वो सच में एकजुट नहीं हो पा रहे थे और स्थिति को संभालने के लिए किसी मजबूत व्यक्ति की कमी थी। फैंग युआन एक दर्शक की तरह स्थिति को देख रहा था। अब वो अचानक खड़ा हुआ, चिल्लाना बैंड करो। शोर भरा दृश्य लगभग तुरंत शांत हो गया। सबकी नजरों में वो एक रैंक 3 पीक स्टेज गू मास्टर था, कारवां के सबसे ताकतवर एक्सपर्ट्स में से एक। खासकर अब इस जीवन मरण के नाजुक मोड़ पर फैंग युआन का और भी ज्यादा प्रभुत्व था। फैंग युआन ने सब पर अपनी ठंडी और तेज नजर डाली। उसका बदसूरत चेहरा आग की रोशनी में डरावना और निर्दयी लग रहा था। जो लोग यहां रुक कर लड़ना चाहते हैं सब बेवकूफ हैं।
जब हम घेरा तोड़कर निकल सकते हैं तो यहाँ क्यों रुके? उसने जोर से डांटा, एक मजबूत प्रभाव छोड़ते हुए। जो गू मास्टर्स रुक कर लड़ने के लिए चिल्ला रहे थे, उनके चेहरों पर गुस्सा दिखा लेकिन वो जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पाए, जबकि जो गू मास्टर्स घेरा तोड़ने पर अड़े थे, वो खुश हो गए। लॉर्ड हीतू समझदार हैं। लॉर्ड हीतू, हम आपके पीछे चलेंगे। अभी सिर्फ लॉर्ड हीतू ही हमें इस मुश्किल संकट से बचा सकते हैं। वो फैंग युआन की तारीफों के पुल बांधते रहे, यूस इस खतरनाक हमले की जिम्मेदारी सौंपना चाहते थे। लेकिन फैंग युआन ने हंसकर गाली दी, चुप रहो। तुम लोग जो घेरा तोड़ने की सोच रहे हो, तुम सबसे बड़े गाढ़े हो। जो गू मास्टर्स फैंग युआन की तारीफ कर रहे थे, वो सकपका गए, उनके चेहरे के भाव तेजी से बदल रहे थे, जबकि जो लोग अपनी जगह पर डांटने पर अड़े थे, उनके चेहरों पर उपहास और तंज के भाव थे। तो सही तू, आपका क्या सुझाव है? जिया लॉन्ग का चेहरा काला पड़ गया था जब वो एक भारी आवाज और कठोर निगाहों से बोला, HMPH, चाहे यहां रुकना हो या घेरा तोड़ना हो, पहले स्थिति की ठीक से जांच पड़ताल तो कर लो। क्या तुम्हें इस ज़ॉम्बी भीड़ का आकार पता है? क्या पता अंधेरे में उनका एक बड़ा झुंड छिपा हो, तब घेरा तोड़ना मौत के मुंह में जाना नहीं होगा? और अगर बस इतने ही है और तुम लोग अपनी जगह पर डांटने पर अड़े हो जबकि तुम साफ साफ भाग सकते हो, खून की गंध और ज़ॉम्बीज को आकर्षित करेगी और तुम खुद ही मौत के मुंह में जा रहे होगे। फैंग युआन इतने जोश से बोला कि उसके मुंह से थूक उड़ रहा था। इतनी बुरी तरह दांत खाने के बाद कोई भी अच्छा चेहरा नहीं दिखाता। चैन शुआंगजिन ने एक उदास आवाज में पूछा, तो आपके पास क्या अच्छा सुझाव है? फैंग युआन ने गुस्से में अपनी अन बड़ी की और चैन शुआंगजिन की तरफ इशारा किया, तुम बेवकूफों, तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है। मैं इतनी देर से बोल रहा हूं और किसी को समझ नहीं आया। ऑफकोर्स हम घेरा तोड़ेंगे लेकिन पहले हम आसपास की जांच करेंगे। इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर्स, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। फैंग युआन द्वारा इशारा किए जाने और डांटे जाने पर चैन शुआंगजिन का चेहरा बदसूरत हो गया और उसके दिल में आग लग गई। लेकिन उस अभी भी वो समय साफ साफ याद था जब फैंग युआन ने ऑकलैंड के बाप बेटे को मारा था, इसलिए वो सिर्फ अपना गुस्सा दबा सकता था। कई लोग फैंग युआन के आक्रामक रवैये से नाखुश हो गए, लेकिन साथ ही इस स्थिति में ऐसे आक्रामक रवैये ने उन्हें एक अजीब सी सुरक्षा का एहसास दिलाया। जल्द ही फैंग युआन के इशारे पर घेरा तोड़ने के लिए एक ग्रुप तैयार किया गया। इस दिशा में घेरा तोड़ो। फैंग युआन ने दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ इशारा करते हुए गंभीरता से कहा। जी, लॉर्ड हेटू। याद रखना, पहली प्राथमिकता जासूसी है, अपनी सुरक्षा करना और अगर आगे नहीं बढ़ पाओ तो पीछे हट जाना। फैंग युआन ने मुस्कुराकर ग्रुप लीडर के कंधे पर थपथपाया। ग्रुप लीडर का दिल तुरंत शांत हो गया और फैंग युआन की छवि उसके दिमाग में उतनी बुरी नहीं रही जितनी पहले थी। ज़ॉम्बी भीड़ आखिरी सुरक्षा रेखा तक पहुंच गई और हर तरफ लड़ाइयां शुरू हो गई। घेरा तोड़ने वाला ग्रुप 300 कदम आगे बढ़ने के बाद पीछे हटने पर मजबूर हो गया। बहुत डरावना था, मैंने यूएस तरफ अंधेरे में कम से कम सैकड़ों ज़ॉम्बीज देखे। इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर का दिल अभी भी डर से कांप रहा था जब उसने रिपोर्ट दी। ये सुनकर सबके चेहरे थोड़े पीले पड़ गए। कोई बात नहीं, आराम करो। दूसरा ग्रुप, इस दिशा में घेरा तोड़ो। फैंग युआन ने आदेश दिया। यह ग्रुप 400 से 500 कदम आगे बढ़ने के बाद पीछे हटने पर मजबूर हो गया। वहां बहुत ज्यादा ज़ॉम्बीज हैं। इन्वेस्टिगेटिव गू मास्टर का चेहरा पीला पड़ गया था। फैंग युआन ने उन्हें आराम करने दिया और नए बने तीसरे ग्रुप से कहा, इस दिशा में जाओ। लेकिन यूएस तरफ तो एक घाटी है। ग्रुप लीडर थोड़ा उलझन में था। थप्पड़। फैंग युआन ने इस आदमी को थप्पड़ मारा, अगर मैंने कहा जाओ तो जाओ। फालतू की बकवास मत करो। ग्रुप लीडर थप्पड़ से हक्का बक्का रह गया, लेकिन उसने फैंग युआन की गुस्से वाली निगाहों का सामना करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वो मुड़ा और अपने ग्रुप को यूएस दिशा में ले गया जिधर फैंग युआन ने इशारा किया था। फैंग युआन ने 3 घेरा तोड़ने वाले ग्रुप बनाए थे, उन्हें स्थिति का पता लगाने के लिए भेजा और आखिरकार संभावित इलाकों को नकर दिया। ए फ्लैट, बस वो ऊंची ढलान बची है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो डिंगहाओ वहीं छिपा है। फैंग युआन ने मन हाय मन हंसा और घेरा तोड़ने वाले ग्रुप्स बनाता रहा। ये लोग हार नहीं मान रहे। डिंग हाओ की तेवरियां चढ़ गई लेकिन जल्द ही शांत हो गई। हाँ, अगर ये एक आम ज़ॉम्बी भीड़ होती तो शायद तुम लोग घेरा तोड़ पाते, लेकिन तुम्हारी किस्मत खराब है, इस ज़ॉम्बी भीड़ को मैं कंट्रोल कर रहा हूं। उसने अंधेरे में ज़ॉम्बीज को हरकत में लाया ताकि कोई भी गैप लगातार भरा जा सके। साथ ही उसने कई इलाकों में भारी सेना तैनात कर दी। कई दौर के बाद घेरा तोड़ने वाले ग्रुप्स में नुकसान भयंकर रूप से बढ़ गया। बस बहुत हुआ, घेरा तोड़ना कामयाब नहीं हो सकता, हम और बेकार की कुर्बानियां नहीं दे सकते। हाय,
लगता है हमें अपनी जगह पर ही डटना पड़ेगा। सब लोग हिम्मत रखो, सूरज निकलने तक डटे रहो, तब यह ज़ॉम्बीज़ कागज की तरह कमजोर हो जाएंगे। अपनी बकवास बैंड करो, कामयाबी बस सामने है। इस बार भी खुद लैद करूंगा। बाई, तुम यहां पहरा दो। फैंग युआन ने गाली दी और आक्रामक रूप से घेरा तोड़ने पर एट गया। उसके आक्रामक रवैये के कारण गू मास्टर्स को एक और ग्रुप बनाना पड़ा। 8 गू मास्टर्स फैंग युआन की अगुवाई में आगे बढ़े। उसकी विशाल ताकत, स्नो सिल्वर प्राइमेवल एसेंस और कैनपी गू के साथ मिलकर उसने आसानी से घेरेबंदी को तोड़ दिया। कमीने, वो तरफ थोड़ी कमजोर थी। डिंग हाउ भी फैंग युआन को घेरा तोड़ने से नहीं रोक पाया। उसने सोचा नहीं था कि फैंग युआन इस तरफ से घेरा तोड़ेगा। ये तरफ एक डेड एंड थी और उसने पिछली कोशिशों से हुए गैप्स को भरने के लिए लगातार ज़ॉम्बीज़ को दूसरी तरफ भेजा था, जिस वजह से इस तरफ ज़ॉम्बीज़ की संख्या सबसे कम थी। वो सच में कामयाब हो गए। उन्होंने घेरा तोड़ दिया। कैंप के लोग इस दृश्य को बड़ी बड़ी ईंधों से देख रहे थे। भले ही इस प्रक्रिया में 5 गू मास्टर्स मारे गए, फैंग युआन और दूसरे 2 गू मास्टर्स सफलतापूर्वक घेरा तोड़ने में कामयाब रहे। हम बच गए, जल्दी उसी तरफ से निकलो। कैंप में सब लोग खुश थे। सोचना भी मत कि कामयाब हो जाओगे। डिंग हाउ ने दांत पीसे और तुरंत गैप भरने के लिए ज़ॉम्बीज़ को हरकत में लाया। कैंप अभी भी संगठन बना रहा था जबकि सफेद बालों वाले ज़ॉम्बीज़ पहले ही यूएस जगह को कवर कर चुके थे जहां से फैंग युआन ने घेरा तोड़ा था। वहां 5 काले बालों वाले ज़ॉम्बीज़ भी फैंग युआन के ग्रुप पर JHAPTE। दोनों गू मास्टर्स हक्के बाकी रह गए। मेरे पीछे आओ, फैंग युआन चिल्लाया और यूएस दिशा में दौड़ा जहां डिंग हाउ छिपा हुआ था। दोनों गू मास्टर्स डर के मारे ठीक से सोच नहीं पा रहे थे और अनजाने में हाई फैंग युआन के पीछे हो लिए। HMPH, मेरी तरफ भागने का फैसला किया, हा, लगता है ऊपर वाला भी चाहता है कि तुम मारो। डिंग हाउ के होठ मुस्कुराहट में मुड़ गए जब उसने गर्व से अपने पास के 2 ज़ॉम्बीज़ को देखा। यह दोनों ज़ॉम्बीज़ विशाल उनके शरीर पर हरे बाल थे। वो हरे बालों वाले ज़ॉम्बीज़ जो काले बालों वाले ज़ॉम्बीज़ से ज्यादा ताकतवर दी और रात के समय 1000 बीस्ट किंग के बराबर शक्ति दिखा सकते थे। डिंग हाउ पहाड़ पर अपने कई सालों में सिर्फ इन 2 को हाईपाल पाया था। जाओ, उसने सोचा और ये दोनों हरे बालों वाले ज़ॉम्बीज़ तुरंत आगे बढ़े। 80 कदम बाद वो फैंग युआन के ग्रुप से टकराए। फैंग युआन ने एक का आमने सामने से सामना किया। भले ही उसके पास 2 सूरन और एक मगरमच्छ की ताकत थी, वो बराबर के थे और टक्कर से दोनों कई कदम पीछे हट गए। बाकी डुगू मास्टर्स दूसरे हरे बालों वाले ज़ॉम्बी से लड़ रहे थे, लेकिन वो दबाव में थे और स्थिति पहले से ही खतरनाक लग रही थी। दे मदद करता हूं। फैंग युआन ने जंपिंग ग्रास एक्टिवेट किया और लड़ाई की तरफ कूद गया। दोनों गू मास्टर्स खुश हो गए और अपना शुक्रिया अदा करने ही वाले थे कि बिना किसी चेतावनी के 2 स्पाइरल बोन स्पीयर्स उनकी तरफ चले। PSH, 2 चुभने वाली आवाजों ने दोनों गू मास्टर्स की मौत तय कर दी। डिंग हाउ लड़ाई देख रहा था और इस अनापेक्षित बदलाव को देखकर उसके मन में एक बड़ा संदेह उठा। इस विचलन के कारण दोनों हरे बालों वाले ज़ॉम्बीज़ धीमे पड़ गए। फैंग युआन ने अगले जो शब्द कहे उससे डिंग हाउ और भी ज्यादा चौंक गया। बस इतना सुनाई दिया कि वो चिल्लाया, डिंग हाउ, बाहर निकल। चैप्टर 256, तो तुम हो सबसे बड़े सीनियर ब्रदर। डिंग हाउ का सिर चक्र गया जैसे उसके दिमाग में कोई फ्लैशबंग फट गया हो। ये कौन है? इसने मुझे ढूंढ लिया और मेरा नाम भी जानता है। नामुमकिन, मैं इतने सालों से इतना सावधान रहा हूं, कभी खुद को जाहिर नहीं किया। ये मुझे कैसे ढूंढ सकता है? डिंग हाउ के दिल में लहरें उठने लगी और उसके विचार एक भंवर बन गए। कैंप के आसपास के 2 हरे बालों वाले ज़ॉम्बीज़, काले बालों वाले ज़ॉम्बीज़ और सफेद बालों वाले ज़ॉम्बीज़ सभी स्थिर हो गए। कैंप में हर कोई इस अनापेक्षित दृश्य से हैरान था। लेकिन डिंग हाउ तुरंत होश में आया और प्रतिक्रिया दी। कैंप में लड़ाई फिर से शुरू हो गई। फैंग युआन जानता था कि इन 2 हरे बालों वाले ज़ॉम्बीज़ को स्थिर देखकर वो आधा कामयाब हो चुका है। वो चिल्लाया, डिंग हाउ, अगर तू बाहर नहीं निकला तो पछताएगा। डिंग हाउ झाड़ियों में छिपा हुआ था। उसने दांत पीसे और हरे बालों वाले ज़ॉम्बीज़ को फैंग युआन को घेरने का आदेश देते हुए पूछा, कौन हो तुम? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? फैंग युआन ने HMPH किया, ऑफ कोर्स ये मुझे मेरे मास्टर सेकंड ज़ॉम्बी किंग ने बताया है। आह! डिंग हाउ हैरानी से चीख पड़ा। मास्टर और सेकंड ज़ॉम्बी किंग, ये शब्द एक बड़े पत्थर की तरह उसके दिल पर गिरे और एक बड़ी लहर पैदा कर दी। वो खड़ा हुआ और झाड़ियों से बाहर निकला। उसकी दोनों इन्हीं हैरानी और शक से फैंग युआन को घूर रही थी। आखिर तुम हो कौन? डिंग हाउ ने बेचैनी से पूछा। फैंग युआन ने HMPH किया और एक धौंस जमाने वाले अंदाज में कहा, बहरा है क्या? सुना नहीं ट्यून?
मेन सेकंड ज़ॉम्बी किंग का सबसे बड़ा शिष्य ही तू हूं। डिंग हाउ, मेन 3 तक गिनूंगा, अगर तब तक ट्यून इन डू हरे बालों वाले ज़ॉम्बीज को वापस नहीं बुलाया तो ही। तुम सबसे बड़े सीनियर ब्रदर हो? रुको, लॉर्ड को मेरा नाम कैसे पता? डिंग हाउ को इस पूरे मामले पर शक था, लेकिन फिर भी उसने दोनों हरे बालों वाले ज़ॉम्बीज को अपने पास वापस बुला लिया। फैंग युआन का चेहरा सख्त हो गया जब उसने डांटा, कौन है तेरा सबसे बड़ा सीनियर ब्रदर? मास्टर ने अभी तक तुझे अपना शिष्य नहीं बनाया है, तेरी हिम्मत कैसे हुई एक होने का ढोंग करने की? डिंग हाउ के पास कोई जवाब नहीं था। फैंग युआन का लहजा नरम हुआ, तू दिन भर यूएस पत्थर की सिल से बातें नहीं करता, मास्टर को तेरा नाम कैसे नहीं पता होगा? ऐ, डिंग हाउ हैरानी से चीख पड़ा। इतने सालों से वो अकेले रहा था और ज़ॉम्बीज ही उसके साथी थे। जब वो उदास और दुखी महसूस करता तो वो आखिरी गुफा में जाकर यूएस पत्थर की सिल से अपने दिल की बात कहता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि फैंग युआन एक ही बात में उसके राज खोल देगा। मैंने सोचा वो एक साधारण पत्थर की सिल थी। डिंग हाउ हकलाया, HMPH, तू किस लेवल पर है? ऑफ कोर्स तू यूएस पत्थर की सिल की गहराई को नहीं समझ सकता। मास्टर के पास अपार शक्तियां हैं, तू उनके आर पार कैसे देख पाएगा? फैंग युआन ने तुच्छता से हंसा। असलियत में भले ही एक रैंक 9 गु मास्टर यूएस पत्थर की सिल को देखता, वो उसकी गहराई को नहीं देख पाता। वो सिर्फ एक आम पत्थर की सिल थी। लेकिन फैंग युआन की पिछली जिंदगी में डिंग हाउ ने खुद ही अपनी पहचान बनाने के बाद अपने संघर्षों की यादों में इसका जिक्र किया था। डिंग हाउ ने अपने सूखे होठ चाटे, वो लगभग पूरी तरह मान गया था, लेकिन उसके मन में अभी भी कुछ शक थे। उसने फैंग युआन के सामने गहराई से झुककर हाथ जोड़े, लॉर्ड ही तू, क्योंकि आप मास्टर के शिष्य हैं तो कृपया मुझे हमारी अनोखी पहचान ज़ॉम्बी हार्ट गू दिखाएं। ज़ॉम्बी हार्ट गू ज़ॉम्बी किंग की वंश परंपरा की एक खास गू थी। ये एक दिल जैसा दिखता था, उसमें 7 छेद थे और पत्थर जैसा कठोर था। ये एक रैंक 3 गू था, छूने में ठंडा था और कांसे का बना लगता था। ज़ॉम्बी हार्ट गू रैंक 2 रनिंग कॉप्स गू पैदा कर सकता था। यह 4 थंडर पोटैटो मदर गू जैसा था जो 4 थंडर पोटैटो गू पैदा कर सकती थी। रैंक 2 रनिंग कॉप्स गू भी एक कंज्यूमेबल गू था और लाशों पर इस्तेमाल होकर ज़ॉम्बीज बनाता था। लेकिन इसका 4 थंडर पोटैटो गू पर एक फायदा था, इससे बने ज़ॉम्बीज बढ़ सकते थे और एक स्टेज आगे बढ़ सकते थे। मिसाल के तौर पर सफ़ेद बालों वाले ज़ॉम्बीज काले बालों वाले ज़ॉम्बीज बन सकते थे, काले बालों वाले ज़ॉम्बीज हरे बालों वाले ज़ॉम्बीज बन सकते थे और इसी तरह आगे। फैंग युआन के पास 4 थंडर पोटैटो मदर गू था, लेकिन उसके पास ज़ॉम्बी हार्ट गू नहीं था। लेकिन वो डिंग हाउ की मांग से बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसने अपना मुंह खोला और जोर से डांटा, अपनी बकवास बैंड कर, मैं मास्टर के दिए हुए एक गुप्त मिशन पर हूं, मुझे कारवां में शामिल होने के लिए अपनी पहचान छिपानी पड़ी, मैं अपने साथ ज़ॉम्बी हार्ट गू कैसे ले जा सकता था? ज़ॉम्बी हार्ट गू ज़ॉम्बीज को खाता है, मैं सबके सामने ज़ॉम्बीज कहां से लाता? वाई ये? डिंग हाउ के पास कोई जवाब नहीं था। तुझे क्या लगता है मैं तुझे मार नहीं सकता? फैंग युआन ने समय रहते अपना स्नो सिल्वर प्राइमेवल एसेंस दिखाया। रैंक 3 पीक स्टेज कल्टिवेशन साफ साफ जाहिर हो गया। डिंग हाउ की पुतलियां सिकुड़ गई, वो सिर्फ रैंक 3 मिडिल स्टेज पर था। फैंग युआन ने तुरंत आगे कहा, भले ही हमारा वंश ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करके उनकी सेना बना सकता है, ज़ॉम्बीज को कंट्रोल करने के लिए हमारा ध्यान चाहिए। अगर हमारी आत्मा मजबूत नहीं है तो हमारा मन कमजोर होगा। टैब ज़ॉम्बीज की संख्या और गुणवत्ता पर हमारा कंट्रोल साधारण हाई होगा। भले ही तेरे पास 2 हरे बालों वाले ज़ॉम्बीज हैं, जब तू उन्हें कंट्रोल करते हुए खुद को बचाएगा तो जरूर कोई कमी रह जाएगी, मेरे लिए तुझे मारना बहुत आसान होगा। डिंग हाउ ने अपने सूखे होठ चाटे और कुछ देर से एक कदम पीछे हट गया। लेकिन फैंग युआन ने तुरंत बात बदली, मेरे निकलने से पहले मास्टर ने मुझे तेरे बारे में बताया था और चाहते थे कि मैं चेक करूं कि क्या तुझमें उनका शिष्य बनने की काबिलियत है। और तू मेरे ढूंढना शुरू करने से पहले ही मुझ पर हमला करने की नियत से आ गया। HMPH यह बड़े सीनियर ब्रदर, ये जानबूझकर नहीं था। डिंग हाउ घबरा गया जब उसने सुना कि फैंग युआन सेकेंड ज़ॉम्बी किंग द्वारा भेजा गया एक आदमी है जो उसकी जांच करने आया है। कौन है तेरा सबड़ा बड़ा सीनियर ब्रदर? तुझे अभी तक मास्टर की मंजूरी नहीं मिली है। HMPH, तुझे अभी भी शक है? फैंग युआन ने अपनी तेवरियां चढ़ाई। डिंग हाउ ने जल्दी से हाथ जोड़े और एक आत्मनिंदा भरे अंदाज में कहा, बड़े सीनियर ब्रदर, क्योंकि आप ज़ॉम्बी हार्ट गू के भोजन और हमारी कमजोरी के बारे में साफ जानते हैं, मैं कितना भी बेवकूफ़ क्यों ना हूं, मैं बड़े सीनियर ब्रदर की पहचान को मानता हूं।
फैंग युआन ने एक पोकर फेस बनाए रखा और कुछ नहीं बोला, बस दो हरे बालों वाले ज़ॉम्बीज़ को देखता रहा। डिंग हाउ कुछ देर के लिए हक्का बक्का रह गया और फिर तुरंत समझ गया। अपने मन में एक ख्याल आते ही उसने दोनों हरे बालों वाले ज़ॉम्बीज़ को दूर भेजे दिया। फिर वो फैंग युआन के सामने आया, झुका और विनम्रता से बोला, कृपया मुझे माफ कर दे बड़े सीनियर ब्रदर, मैं इन लोगों को मारकर पर्याप्त ज़ॉम्बीज़ इकट्ठा करना चाहता था। मुझे सच में अंदाज़ा नहीं था कि बड़े सीनियर ब्रदर यहाँ होंगे। अगर मुझे पता होता तो मैं पहाड़ से नीचे आकर आपका स्वागत करता। मैं सच में मास्टर का अनुयायी बनना चाहता हूं और दृढ़ निश्चयी हूं, ऊपर वाला मेरी निष्ठा का गवाह है। फैंग युआन ने अपना लहजा नरम किया, HMPH, मास्टर तेरी निष्ठा के बारे में जानते हैं। मेरे निकलने से पहले मास्टर ने इसके बारे में बात की थी और तेरी निष्ठा की तारीफ की थी जब उन्होंने मुझे अपनी यात्रा पर तेरी जांच करने के लिए कहा था। भले ही तू मानक तक ना पहुंचा हो, जब तक कोई बड़ा अंतर नहीं है, कोई बात नहीं। तो ऐसी बात थी। डिंग हाउ खुशी से झूम उठा। लेकिन फैंग युआन का चेहरा गंभीर हो गया और उसका लहजा ठंडा, तेरी हिम्मत कैसे हुई कारवां पर हमला करने की, मेरे गुप्त मिशन को बर्बाद कर दिया। क्या तुझे पता है कि मुझे और तेरी सेकंड सीनियर सिस्टर को इस कारवां में घुसने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? बड़े सीनियर ब्रदर, ये सच में अनजाने में हुआ। डिंग हाउ गुस्से में था, उसकी थोड़ी देर पहले की खुशी फैंग युआन के शब्दों से जमीन में धंस गई। सेकंड सीनियर सिस्टर भी कारवां में है? मेन ज़ॉम्बी भीड़ को वापस बुला लेता हूं। क्या? फैंग युआन गुस्से में था जब उसने डिंग हाउ के सिर पर अपनी उंगलियां मारी। तेरा दिमाग गूंद से बना है क्या? सोच नहीं सकता? बेवकूफ, अगर ज़ॉम्बीज़ बिना किसी वजह के पीछे हट गए तो क्या वो मुझ पर शक नहीं करने लगेंगे? गधा। डिंग हाउ ने अपना दुखता हुआ सर मलिया और जल्दी से सिर हिलाकर माफी मांगी। हाँ, बड़े सीनियर ब्रदर सही हैं। तो बड़े सीनियर ब्रदर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। फैंग युआन ने डिंग हाउ की तरफ इशारा किया। ट्यून पहले ही एक गंभीर गलती कर दी है, लेकिन ये सोचते हुए कि ये अनजाने में था, कुछ नहीं किया जा सकता। ए फ्लैट, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए जैसा मैं कहूं वैसा कर। डिंग हाउ एक पोते की तरह था जिसे डांटा जा रहा हो और वो फैंग युआन के सामने सिर हिलाता रहा। लेकिन फैंग युआन ने अपनी मांग तुरंत नहीं बताई और इसके बजाय पूछा, मुझे सच बता, तेरे पास कितने सफेद बालों, काले बालों और हरे बालों वाले ज़ॉम्बीज़ हैं? और कोई नीले बालों वाला ज़ॉम्बी है? डिंग हाउ ने एक शर्मिंदा चेहरा बनाया। मैं बेवकूफ़ हूँ, मेन न्यूबी पहाड़ पर लगभग 10 साल से रह रहा हूँ लेकिन अभी तक एक भी नीले बालों वाला ज़ॉम्बी नहीं पाल पाया। हरे बालों वाले ज़ॉम्बीज़ की बात करें तो मेरे पास सिर्फ 3 हैं। मैंने एक को गुफा के अंदर पहरेदारी के लिए छोड़ा है और बाकी 2 को अपने साथ लाया हूँ। मेरे पास 120 से ज़्यादा काले बालों वाले ज़ॉम्बीज़ और लगभग 4000 सफ़ेद बालों वाले ज़ॉम्बीज़ हैं। फैंग युआन को उम्मीद थी कि उसके पास कोई नीले बालों वाले ज़ॉम्बी नहीं होंगे और इसकी पुष्टि के बाद वो शांत हो गया। उसने जानबूझकर हैरानी की आवाज़ निकली और बकवास की, तू लक्ष्य से ज़्यादा दूर नहीं है। 3 हेयर बालों वाले ज़ॉम्बीज़ होना काफ़ी अच्छा है, और नीले बालों वाले ज़ॉम्बीज़ की बात करें तो मेरे पास भी सिर्फ 2 ही हैं। वो सेकंड ज़ॉम्बी किंग की शिष्य लेने की शर्तों से साफ वाकिफ था। सेकंड ज़ॉम्बी किंग ने सिर्फ एक विरासत नहीं छोड़ी थी, उसने फैंग युआन की पिछली जिंदगी में 7 से 8 शिष्य लिए थे। डिंग हाउ उनमें से सिर्फ एक था। बाद में सेकंड ज़ॉम्बी किंग यी टियन पहाड़ में शामिल हो गया और राइचस पद द्वारा घेर लिया गया। सेकंड ज़ॉम्बी किंग के शिष्यों ने बड़ी ज़ॉम्बी सेनाओं का नेतृत्व किया और अपनी प्रतिभा दिखाई, जिसने एक बार राइचस पद की संयुक्त सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। जैसे हाई डिंग हाउ ने फैंग युआन को सुना, उसके दिल से शक साफ हो गया। उसने प्रशंसा से फैंग युआन को देखा। बड़े सीनियर ब्रदर, आप कमाल हैं, आपके पास 2 नीले बालों वाले ज़ॉम्बीज़ हैं। यह जूनियर ब्रदर पूरी तरह प्रशंसा से भरा हुआ है। फैंग युआन ने डिंग हाउ के कंधे पर थपथपाया और एक ऐसा भाव दिखाया, अंदर से गर्व महसूस कर रहा हूं लेकिन जानबूझकर दबा रहा हूं, एक नीले बालों वाला ज़ॉम्बी पालने के लिए। अगर तू काहे मुश्किल है तो मुश्किल है, अगर तू काहे आसान है तो आसान है। मैं तुझे समझाता हूं, तुझे पहले एक रैंक 4 गू मास्टर की लाश ढूंढनी होगी, फिर बाकी सब तेरी किस्मत पर है। ये इस पर निर्भर करता है कि क्या इस लाश ने अपनी जिंदगी में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कोई गुवर्म इस्तेमाल किया था। अगर किया था तो वो कम से कम एक हरे बालों वाला होगा। अगर तू 1 या 2 साल तक ताज़ा खून से यूज पालेगा तो वो एक नीले बालों वाले में विकसित हो जाएगा। अच्छा, ये बात है। डिंग हाउ ने जब इसे अपने अनुभवों से जोड़ा तो वो जान गया कि फैंग युआन सच बोल रहा है। उसने कृतज्ञता से कहा, आपके मार्गदर्शन के लिए शुक्रिया बड़े सीनियर ब्रदर।
फैंग युआन ने हल्का सा सिर हिलाया और ध्यान से डिंग हाओ के चेहरे के भाव चेक किए। वो जान गया था कि लड़का अब यूएस पर पूरा भरोसा करता है। डिंग हाओ मूल रूप से एक सेवक था और फिर मूबी पहाड़ पर लगभग 10 साल तक चुपके से कल्टिवेट करता रहा। उसके ईमानदार चरित्र ने उस धोखा देना आसान बना दिया था। असल में जो बहुत चालक होते हैं वो भी फैंग युआन के शब्दों से प्रभावित हो जाते और कम से कम ज्यादातर बातों पर विश्वास कर लेते। ए फ्लैट पछताए हॉट क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मेरे साथ काम कर और अगर तेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो मैं अपनी तरफ से तुझे पास कर दूंगा, फैंग युआन ने कहा। डिंग हाओ की एक चमक उठी और उसने तुरंत जवाब दिया, कृपया बोले बड़े सीनियर ब्रदर, मैं इसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। फैंग युआन ने विस्तार से निर्देश दिए और फिर कैंप की तरफ वापस दौड़ा। डिंग हाओ के गुप्त सहयोग से फैंग युआन बिना किसी परेशानी के शांग शिन सियाई के पास वापस पहुंच गया। फैंग युआन जैसे एक एक्सपर्ट को अपने पास वापस देखकर कारवां में सब लोग हैरान, खुश और प्रभावित थे। उनकी नज़र में फैंग युआन पहले ही भाग सकता था लेकिन वो उनके लिए लड़कर वापस आया था। मैं आप पर बोझ बन रही हूं, बेनिफैक्टर। शैंग शिन सियाई को शर्म और दोष महसूस हुआ। कोई बात नहीं, तुम सिर्फ एक वजह हो, इसके अलावा बायू भी तो यहां है। फैंग युआन ने अपना हाथ हिलाया और जानबूझकर ये कहा, जिससे शांग शिन सियाई और सियो डाई और भी ज्यादा भावुक हो गए। बाइनिंग बिंग ने शक से फैंग युआन की तरफ देखा। फैंग युआन ने हल्के से उस आंख मारी। वो तुरंत समझ गई कि वो कुछ गड़बड़ करने वाला है। चैप्टर एंड।